हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही है। क्लास 12 एजी, क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही है एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक्स इस वीडियो में समझेंगे वो टॉपिक है पशुशाला की सफाई। पशुशाला की सफाई एवं उसे रोगाणु रहित किस प्रकार से किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। और कुछ ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे, और इस वीडियो में हम बल लाइनर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। 2 से 3 बार वीडियो आप देख लो, 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे तो आराम से सारी स्टोरी आपके माइंड में सेव हो जाएगी, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन आप पहला आपका जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है भाई पशुशाला की सफाई। तो थोड़ा सा समझिए आप। देखो, पशुओं को रहने के लिए अच्छी पशुशालाएं बनवा देना पर्याप्त नहीं होता है। आप समझो कि पशुशाला होती हैं, पशुओं को रखने के लिए केवल और केवल अच्छी पशुशाला बनवा दो तो आपका काम हो गया। ऐसा नहीं है। अच्छी पशुशालाएं बनवाने के साथ साथ आपको करना क्या होगा, इन पशुशालाओं को स्वच्छ रखना भी आवश्यक है। पशुओं को बांधने के स्थान को पूर्ण स्वच्छ तथा सूखा रखना चाहिए। गीला नहीं रखना है, सूखा रखना चाहिए। और जहाँ पर जिस स्थान पर पशुओं को बांधने की व्यवस्था हो उस स्थान को पूर्ण रूप से कैसा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। आगे समझो। इस बात को भली प्रकार से देख लेना चाहिए कि गौशाला का फर्श चरही और नालियाँ सुबह और शाम दोनों समय रगड़ रगड़ कर साफ की जाए। अच्छा, ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका कारण क्या है कि गौशाला जो होती है उसकी गौशाला का फर्श, चरही, नालियाँ सुबह और शाम दोनों समय रगड़ रगड़ कर साफ क्यों किया जाए, इसके पीछे रीजन क्या है तो समझो। फिर खूब पानी डालकर उसे साफ तरीके से धो भी दिया जाए। दिन में जब भी गाय फर्श पर गोबर या मूत्र त्याग दे तो तुरंत गोबर को उठवाकर खाद के गड्ढे में डलवा देना चाहिए। यानी जहाँ पे भी गोबर के लिए गड्ढा आपने बनाया है उस गड्ढे में डलवा देना चाहिए। और उस स्थान को जहाँ पशु ने पेशाब किया है पानी से भली प्रकार साफ करना चाहिए। इस कार्य के लिए गौशाला में एक नौकर होना आवश्यक है। अब देखिए, गौशाला में ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही नौकर रखें, ठीक है। उसमें तो जो गौशाला होती है उसमें पशुओं के अकॉर्डिंग आपको ये पता करना होगा कि उसमें कितने पशु हैं। उस पशु के हिसाब से आप नौकरों को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है 50 पशु हैं, अब आपने एक नौकर लगा दिया तो वो कैसे से काम करेगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा ना। तो वो तो डिपेंड करेगा पशुओं की संख्या पर। जो तुरंत गोबर उठाकर खाद के गड्ढे में डाल सके और सफाई रख सके। आगे समझो थोड़ा सा। गौशाला की सफाई एवं रोगाणु नाशक निम्न प्रकार से किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है गौशाला की सफाई एवं रोगाणु नाशक निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे फर्स्ट है इसमें ए नंबर पे है, देखिए पशुशाला की सफाई। अब देखो बेटा, पशुशाला की जो सफाई है उसको समझेंगे। पशुशाला की सफाई तो थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कोई भी हेडिंग पूछ सकता है वो आपसे। पशुशाला की सफाई निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। अब पशुशाला की जो सफाई है वो निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। जो मेन है वो 3 प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई। एक तो ये हो गया नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी हेडिंग यहाँ पे आएगी बेटा आपकी सामयिक सफाई। कौन सी आएगी? सामयिक सफाई, जिसकी चर्चा आगे चल के इस वीडियो में करेंगे। अगर हम इसमें तीसरी हेडिंग की बात करें तो तीसरी है आकस्मिक सफाई, यानी अचानक वाली, ठीक है, ये आकस्मिक सफाई। तो ये 3 प्रकार से पशुशाला की सफाई करनी है।
एक तो होगी आपकी नियमित रूप से यानी प्रतिदिन आपको सफाई करनी है, दूसरी है सामयिक सफाई और तीसरी है आकस्मिक सफाई। अब इसके अंतर्गत तीनों हेडिंगों के अंदर की जो बात होगी उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो की लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। समझो, पशुशाला की सफाई। देखो आ नंबर पे यहाँ पे दिया है पशुशाला की सफाई। पशुशाला से गोबर व मूत्र साफ करना, ये किसके अंतर्गत चल रहा है बेटा? ये चल रहा है नियमित रूप से सफाई के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ये फर्स्ट हेडिंग है, पशुशाला से गोबर व मूत्र साफ करना। तो गोबर और मूत्र तो भाई प्रतिदिन आपको साफ करना पड़ेगा नियमित रूप से। तो पशुशाला में पशु गोबर और मूत्र त्यागते रहते हैं जिससे वहाँ पर गंदगी हो जाती है। सर्वप्रथम गोबर को हटाकर खाद के गड्ढों में पहुँचाना तथा मूत्र को मूत्र नालियों द्वारा बहाकर पशुशाला से दूर बने ढक्कनदार गड्ढों में पहुँचा देना चाहिए। ये तो पहली हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। पहली हेडिंग का मतलब था ये नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई है, इसकी एक हेडिंग जो इसके अंतर्गत आती है पशुशाला से गोबर व मूत्र साफ करना, ये कंप्लीट हुई। अब जो इसके अंतर्गत सेकंड आएगी वो है बेटा नांद से बेकार चारा निकालना। अब नांद से बेकार चारा कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो ये सेकंड हेडिंग है, नांद से बेकार चारा निकालना। समझिए, देखो पशु चारा खाने के बाद कुछ मोटा चारा खोर में छोड़ देते हैं, यानी ऐसे समझो खोर का मतलब नांद समझ लो आप। जो भी देखिए इस प्रकार से आप नांद बनाओगे और यहाँ पे देखिए कुंडा लगा होगा, यहाँ पे कुंडे लगे होंगे, ठीक है, ये नांद इस प्रकार से ये खाने बने होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये कुंडे होंगे, यहाँ पे इस कुंडे से जानवर बंधा होगा और इसमें जो भी है चारा आप डाल दोगे, इनमें इन नांद के अंदर चारा डालोगे तो हो सकता है जो जानवर आपका यहाँ पे बंधा है इससे वो इस छोटे छोटे जो महीन चारा है उसको खा ले और मोटा मोटा जो चारा है वो इसी में रह जाए। ये नांद बोलते हैं इसे, ठीक है। या देखो मोटा चारा खोर में छोड़ देते हैं, खोर भी कहते हैं इसे। अतः दिन में एक बार उस बचे चारे को खाद के गट्टे में पहुंचा देना चाहिए। यहाँ से जो बचा है वेस्ट मटेरियल है यहाँ से निकाल लीजिए आप नांद से और इसे भी गड्ढे में पहुंचा देना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड हेडिंग है नियमित सफाई की बात चल रही है, नियमित सफाई। थर्ड, इसके अंतर्गत थर्ड हेडिंग समझो, पशुशाला की दीवारों की सफाई। देखो पशुशाला की दीवारों पर लगी धूल, चारे के टुकड़े, जाले आदि झाड़ू से साफ करना आवश्यक होता है। दीवारों पर लगे गोबर के छींटे कपड़े व पानी से साफ करने चाहिए। वर्ष में 2 बार नीला थोथा डालकर दीवारों पर कलई करनी चाहिए। फर्श से 1 मीटर ऊंचाई तक दीवारों पर कोलतार कर देना चाहिए। यह है पशुशाला की दीवारों की सफाई। इसके अंतर्गत देखिए नेक्स्ट है वो है फर्श की धुलाई। फर्श की धुलाई, इसमें देखिए काय की बात चल रही है। जो फर्स्ट आपकी हेडिंग थी नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई, अब नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई में जो हेडिंग ऊपर पड़ी थी आपकी पशुशाला की सफाई, तो ये हेडिंग जो चल रही है वो पशुशाला की सफाई के अंतर्गत चल रही हैं। तो पशुशाला की सफाई के अंतर्गत हमने 3 हेडिंगों को समझ लिया और ये चौथी हेडिंग आपकी आई है फर्श की धुलाई। तो फर्श की धुलाई में कैसे करना है फर्श की धुलाई समझो। पशुशाला का फर्श, नालियाँ, बीच का रास्ता भली प्रकार साफ करना चाहिए। सप्ताह में 1 बार फिनाइल डालकर फर्श और पेशाब की नालियों को साफ करना चाहिए। फिनाइल का प्रयोग दोहन से कम 2 घंटे पूर्व करना चाहिए। ये हो गई आपकी फर्श की धुलाई। अब देखिए आ नंबर आपका समाप्त हुआ, अब ये आ गई हेडिंग बा नंबर की, ठीक है। अब बा नंबर में थोड़ा सा समझिए। देखिए इसमें दिया गया है पशुशाला के अन्य भवनों की सफाई, जैसे गौशाला में दूध रहने का कमरा, गौशाला में दूध दूहने का कमरा, दुग्ध संग्रह कक्ष यानी जहाँ पे भी दूध इकट्ठा किया जाता है वो वाला कमरा,
दुग्ध पदार्थ बनाने वाला कक्ष, दुग्ध पदार्थ जो भी दूध से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उसका कक्ष, कौमा प्रयोगशालाएं आदि इमारतों की सफाई निम्न प्रकार से करते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं जिनकी सहायता से करते हैं या करते समय कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उन बातों को समझते हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट समझिए इसका। पहले फर्श की धूल व मिट्टी आदि की सफाई करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फिर साबुन युक्त पानी या डेयरी अपछालय युक्त गर्म पानी से फर्श को धोकर सफाई की जाए, जिससे फर्श का जीवाश्म पदार्थ क्या हो जाए, साफ हो जाए। फर्श पर पानी दबाव से डाला जाए। फर्श पर पानी आपको कैसे डालना है, दबाव से डालना है, ठीक है, ताकि सारी गंदगी जो है फर्श पे लगी हुई वो धुल जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद पानी में रोगाणुनाशक पदार्थ मिलाकर नाद, फर्श व पेशाब की नालियों की सफाई की जाए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, रोगाणुनाशक पदार्थ जब आप मिलाओगे तो उसे मिलाकर कहाँ पे करोगे, जो नाद है, चारा जिसमें डाला जाता है वो नाद, और जो फर्श जिस पे जानवर बंधा हुआ है फर्श, और पेशाब की जो नाली है जिसमें पेशाब बह रही है उस नाली की सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट समझिए। वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही या फिर वीडियो की क्वालिटी आपको नहीं दिख रही या कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं। कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आगे समझो। इन सभी भवनों की दीवारों पर वर्ष में 2 बार सफेदी अवश्य करानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक हेडिंग आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी हेडिंग कंप्लीट हुई है, नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई, ये क्लियर हो गई। अब जो दूसरी हेडिंग आपकी आई है वो आई है, ये देखिए, सामयिक सफाई। अब सामयिक सफाई क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए आप। देखो बेटा, यहाँ पे वर्ष में कम से कम 2 बार डेयरी फार्म के सभी भवनों को साफ किया जाए। अब ये सामयिक सफाई का मतलब है डेली वाली सफाई नहीं है, रोजाना नियमित रूप से सफाई करने वाली नहीं है। ये सामयिक मतलब समय आने पर, ठीक है। कम से कम देखो कह रहा है वर्ष में कम से कम कितने बार, 2 बार डेयरी फार्म के सभी भवनों को साफ किया जाए। भवनों में जहां कहीं धूल मिट्टी के कण कौमा चारे के टुकड़े तथा मकड़ी के जाल हों उन्हें झाड़ पोंछ कर साफ करना चाहिए। इसके बाद झाड़ पोंछ कर जब साफ कर लोगे तो इसके बाद क्या करना चाहिए, नीला थोथा मिलाकर सफेदी करनी चाहिए ताकि दीवारों पर मच्छर व मक्खी ना बैठे। यदि दीवार व फर्श में कोई दरार आ गई हो, जैसे आपको लगता है कि जो पशुशाला है उसकी दीवार में कोई दरार आ गई हो तो उसकी क्या करानी होगी, उसकी मरम्मत करा देनी चाहिए। जो दरवाजे लगे हों तथा जो खिड़कियां हों की भी समय समय पर मरम्मत व सफाई करते रहना चाहिए। ये हो गई सामयिक सफाई। तो आपको ध्यान रखना है सामयिक सफाई में 1 साल में कम से कम 2 बार, ठीक है। अब आ गई आकस्मिक सफाई यानी अचानक वाली, अर्जेंटली, ठीक है, आकस्मिक सफाई। तो बेटा इसके बारे में समझो। देखो, आपको बता दें, आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर के जो आपका क्लास 12 है इसके 4 सब्जेक्ट आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिए गए हैं। वो आप जाइए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल टाइप करिए यूट्यूब पर जाकर, और इसके बाद जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज है बनी हुई है, वहाँ से आप एक एक वीडियो को देखिए और घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी करिए। तो बेटा इसमें समझो आप, देखो क्या कहा जा रहा है आपसे, यदि किसी पशु की पशुशाला में मृत्यु हो जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पशुशाला है जिसमें पशु पाले जाते हैं उसमें अचानक किसी पशु की मृत्यु हो जाए या मृत्यु हो गई है, तो आप क्या करोगे, तो शीघ्र ही उस स्थान का रोगाणुनाशक करना अति आवश्यक होता है। तो उसका तुरंत रोगाणुनाशक करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि संक्रामक रोग से यदि पशु की मृत्यु हुई है तो रोग के कीटाणु फर्श पर या उस स्थान पर अवश्य रहेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम वहाँ के अवशेषों को हटाकर जला देना चाहिए।
और फर्श पर यदि कच्चा है, यदि फर्श आपको लगता है कि कच्चा है तो वहाँ की फोर मिट्टी हटाकर अन्य मिट्टी डाल दें। उस मिट्टी में DDT या BHC मिला दें। पक्के फर्श को गर्म पानी में फिनाइल डालकर धोना चाहिए। यदि संभव हो सके तो पशुशाला में सफेदी कर देना चाहिए। ये तो थी आकस्मिक सफाई वाली। जब भी किसी पशु की मृत्यु हो जाए तब उसे अचानक जो सफाई की जाती है पशुशाला की, उसे बोलते हैं आकस्मिक सफाई। अब थोड़ा देखिए इसमें B नंबर पे समझिए आप क्या आपसे कहा जा रहा है। A नंबर पे चल रहा था पशुशाला की सफाई। देखो फिर से मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूं। सबसे पहले हेडिंग थी A नंबर और A नंबर पे चली थी पशुशाला की सफाई। क्या चली थी? पशुशाला की सफाई। ठीक, अब पशुशाला की जो सफाई थी वो 3 प्रकार से हुई। पहली सफाई जो थी वो थी नियमित, जो पहली वाली थी ये वाली, वो थी नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई। दूसरी वाली थी वो सामयिक सफाई थी और तीसरी जो है वो है आकस्मिक सफाई। तो ये वाले हमने पढ़ लिए। अब जो B टाइप आया है वो है चारे व पानी की नादों की सफाई। ये B टाइप है, इसी प्रकार से हो सकता है आगे C टाइप भी आए। तो B में समझो आप, B नंबर पर चारे व पानी की नादों की सफाई किस प्रकार से करनी है। जिन नादों में पानी पिलाया जाता है या दाना भिगोते हैं उन्हें भी प्रतिदिन साफ करना आवश्यक होता है। पानी पीने के बर्तनों को गर्म पानी में लाल दवा के एमाइनो4 डालकर साफ करना चाहिए, विशेषकर उस समय जब पशुशाला में कोई पशु छूत रोग से पीड़ित हो तो बर्तनों एवं नादों की सफाई में सावधानी बरतना आवश्यक है। आप टेंशन ना लें, इसकी जो PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दी जाएगी। जो भी क्लास 12 एग्रीकल्चर का व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। गौशाला की सफाई का सर्वोत्तम समय वह होता है जब पशु चरने के लिए चरागाह में जाता है। आपको लग रहा है कि पशुशाला में पशु बंधे हैं, तो पशुशाला में जो गौशाला है उसकी सफाई कब करोगे? जाहिर सी बात है, जब पशु आपको लगता है कि वो चरने चले गए तो पूरी गौशाला फ्री होगी, खाली होगी, तो वो उस समय आप कर सकते हो। वो समय सर्वोत्तम समय है सफाई का। गौ दोहन से पूर्व, यानी गौ को दूहने से पूर्व पशुशाला की दोबारा सफाई आवश्यक है। इस समय गौशाला को भली प्रकार से साफ पानी से धोकर फर्श पर 1 से 2% फिनाइल का घोल छिड़क देना चाहिए। यह काम नियमित रूप से दिन में 2 बार करना चाहिए। गौशाला की दीवारों को वर्ष में 2 बार चूने से भी पुतवा देना चाहिए और आवश्यकता अनुसार वर्ष में 2 से 3 बार DDT का घोल भी दीवारों पर छिड़कना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, मच्छर मर जाएं। आगे समझो थोड़ा सा। आगे है गौशाला में बनी पानी की हौज को भी प्रतिदिन खाली करके टाट से रगड़कर पानी से धोकर साफ कर देना चाहिए। तब उनमें स्वच्छ पानी पशुओं के पीने के लिए भरना चाहिए। ये हो गया आपका बी नंबर का बी पॉइंट क्या था? बी पॉइंट था चारे व पानी की नादों की सफाई। अब जो थर्ड हेडिंग है वो है रोगाणु नाशक, सी नंबर पे। तो रोगाणु नाशक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या इस वीडियो से आपको 1-2 नंबर बल लाइनर वाले या ऑब्जेक्ट बेस वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो रोगाणु नाशक में समझो वह पदार्थ अथवा औषधियाँ जो विभिन्न रोगों के जीवाणुओं को उनके बीजाणुओं सहित नष्ट कर देती हैं, रोगाणुनाशी कहलाती हैं। रोगाणुनाशियों के प्रयोग से स्थान संक्रमण से रहित हो जाता है। संक्रमण से क्या हो जाता है? रहित हो जाता है। रोगाणु अत्यंत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अत्यंत सूक्ष्म आकार के ही होंगे। आगे समझो, उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जब अत्यंत सूक्ष्म होंगे, जैसे आपको बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म है, ठीक है, जिन्हें अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि बैक्टीरिया को किससे देखोगे आप? माइक्रोस्कोप पे जब जाओगे तब वो दिखाई देगा, अंतर दिखाई नहीं देगा। यह रोग पशुओं में भयानक रोगों का प्रकोप कर हानि पहुंचाते हैं। जब कोई पशु बीमार होता है
तो उसके उत्सर्ग द्वारा यह बैक्टीरिया पशु शरीर से बाहर आ जाते हैं और गोबर कूड़ा करकट इत्यादि में दीर्घ काल तक जीवित बने रहने की क्षमता भी रखते हैं और अवसर मिलने पर अन्य पशुओं में रोग फैलाने की भी क्षमता रखते हैं। छूत की बीमारी, छूत का मतलब छुआछूत की बीमारी, छूत की बीमारी जिन्हें संसर्गज रोग भी कहते हैं, आगे समझिए, जिसे संसर्गज रोग भी कहते हैं, रोगाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं जैसे गलघोटू इत्यादि। यह बीमारियां मुख्यतः पानी, वायु अथवा खाने पीने की चीज़ों द्वारा पशुओं में फैलती हैं। रोगाणुनाशी रोगों का इलाज नहीं है। रोगाणी नासू रोग होते हैं, इनका इलाज नहीं है, बल्कि यह तो रोगाणु को नष्ट कर बीमारी को अन्य पशुओं में फैलने से रोकने का उपाय है। आगे समझो। वीडियो को बेटा लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है ये। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करिए, आपके कमेंट का आंसर ज़रूर मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश पूरी की जाएगी। तो आप कमेंट करते रहिए। धूप और ऊष्मा दो शक्तिशाली प्राकृतिक रोगाणुनाशी हैं, अतः जिस स्थान पर धूप सीधी पहुंचती है वहां रोगाणु नहीं पनप सकते। अग्नि भी रोगाणुनाशी है, दूषित वस्तुओं को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग समझो आप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पशुशाला में निम्नलिखित रोगाणुनाशी मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई पशुशाला में निम्नलिखित रोगाणुनाशी मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, तो इसी में है, फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। आगे समझो बेटा। वॉशिंग सोडा को क्या करना है? इसको उबलते हुए पानी में घोलकर बर्तनों व फर्श की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। सेकंड है चूना। तो चूने का यूज कैसे होगा? फर्श दीवारों नालियों के रोगाणु नाशक कर लो। रोगाणु नाशक के लिए ताज़ा बुझे चूने का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर पे है क्लोराइड ऑफ लाइम। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा 25 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कैसे यूज करोगे? यह पदार्थ लाल दवा के नाम से प्रसिद्ध है। पोटेशियम जो परमैंगनेट है KMnO4, ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4। यह लाल दवा के भी नाम से फेमस है, ये ध्यान रखना है आपको। इसे पानी में डालकर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या है और कैसे यूज करी जाती है? तो यह एक जहरीला पदार्थ है, इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसके एक भाग का प्रयोग 1000 गुने पानी में मिलाकर किया जाता है। यह एक अत्यंत ही शक्तिशाली रोगाणुनाशी है। नेक्स्ट है फिनॉल। इसका 5% जलीय घोल रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये थी भाई पशुशाला की साफ सफाई। ठीक, अब थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फैक्ट, ठीक है, जो एग्जाम में आने चाहिए। यहाँ से 1-2 नंबर आपको मिलेगा, या फिर नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कुछ करा रहा हूँ। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है, भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये आपको याद भी होना चाहिए। भारत है वो विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। सेकंड पॉइंट, भारत के दुधारू पशुओं की संख्या विश्व के दुधारू पशुओं की संख्या का 20% है, ये भी ध्यान रखना है। भारत के दुधारू पशुओं की संख्या विश्व के दुधारू पशुओं की संख्या का 20% है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के कुल उत्पादन में भैंस का 12.3% तथा गाय का 85.7% तथा बकरी का 2% योगदान है। अगला जो पॉइंट है वो है भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में, देखो टोटल दुग्ध उत्पादन की बात कर रहा है इंडिया के गाय का 41%, भैंस का 54%, बकरी का 4.5% योगदान है। नेक्स्ट, दूध को सामान्य या अधिक ताप पर संग्रहित
करने पर खट्टा हो जाता है। दूध को गर्म करने पर परिरक्षित तथा सुरक्षित करने की क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पाश्चुरीकरण क्या होता है। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, बकाया पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना पूरा डिटेल। देश में श्वेत क्रांति का जो प्रथम चरण चला वो 1970 में हुआ। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे श्वेत क्रांति का प्रथम चरण का प्रारंभ, तो सन 1970 ध्यान रखना है। देश में श्वेत क्रांति के अंतिम व तृतीय चरण का जो समापन हुआ वो 1994 में हुआ। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन रहे हैं। भारत का मिल्क मैन भी कहा जाता है किनको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1965 में, और भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में। दोनों में अंतर है, आप ध्यान से समझो। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो 1965 में है, और भारतीय डेयरी निगम की स्थापना है वो 1970 में है। जो मेन पॉइंट इसके फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, सारे तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला वाला पॉइंट जो आपको समझाया जा रहा है उसे समझो आप। यहाँ पे ये वाला पॉइंट समझिए। भैंस के दूध में विटामिन ए गाय के दूध की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। भैंस के दूध में विटामिन ए गाय के दूध की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। गाय का दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ये भी बात को ध्यान रखना है, किसके कारण होता है पीलापन? गाय के दूध का रंग पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। दही से चक्का और लस्सी का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मक्खन में क्या है? दूध या दही को मथकर बनाया गया उत्पाद है। दूध और दही को मथकर बनाया गया उत्पाद कौन सा है? मक्खन है, जिसमें कम से कम 80% तो वसा, अधिकतम 16% पानी पाया जाता है। शेष तरल दूध को मक्खनिया दूध या मट्ठा भी कहते हैं। ये समझ गए होगे आप। छेना क्या होता है पढ़ा दिया मैंने आपको। थोड़े से पॉइंट और समझिए यहाँ पे। दूध में वसा प्रतिशत नवंबर माह में अधिकतम होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। भैंस के दूध में गाय के दूध का अपमिश्रण हंसा परीक्षण द्वारा पता लगाया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो भैंस के दूध में गाय का दूध को मिला देता है, तो इसका पता कैसे लगाओगे? तो वो हंसा परीक्षण के माध्यम से। देखो दूध में जो वसा है वो ब्यूटाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा दूध में वसा किसके द्वारा मापा जाता है? तो ब्यूटाइरोमीटर। और दूध में आपेक्षिक घनत्व है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो आपको ध्यान रखना है लैक्टोमीटर के माध्यम से। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे लगाते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट है, मज़ा आएगा आपको, समझो। पहला क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? अभी मैंने क्वेश्चन ये कराया है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस भैंस के दूध में वसा प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मुर्रा, दूसरा है जाफराबादी, तीसरा है बदावरी और चौथा है नागपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत सबसे अधिक चारों ऑप्शन में से किस में है? तो वो है बदावरी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। दूध का घी के रूप में प्रयोग किया जाता है कितने %? 7%, 28%, 40% या 45%। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर, दूध का घी के रूप में उपयोग कर लिया जाता है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खोया उत्पादन में प्रयोग कर लिया जाता है कितने प्रतिशत? 7%, 6.50%, 11%, 20%। जो घा वाला डी वाला जो ऑप्शन है वो है 20%। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.50%। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो तुरंत आप कमेंट करके आंसर बताइए कि सर ये गलत है, तो हम उस पर विचार करेंगे। अगला क्वेश्चन, देश के दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आता है? देखो बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है। देश के दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पे आता है? प्रथम, द्वितीय,
तृतीय या फिर चतुर्थ? जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? तो भैया दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो प्रथम स्थान पे आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आपको थ्योरी में कराया था पॉइंट वाले में, वही क्वेश्चन आ गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? पहला है सन 1964, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1970 और चौथा ऑप्शन है 1975। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद की स्थापना की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1965। खा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दुग्ध विज्ञान की शिक्षा के लिए करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को स्थापित किया गया है। कब? सन 1947 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1975 में, डी ऑप्शन है 1995 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे बात कर रहा है वो किसकी? दुग्ध विज्ञान की शिक्षा के लिए करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को स्थापित किया गया है, किस सन में, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा वाला ऑप्शन 1955 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण देश में कब क्रियान्वित किया गया? ए ऑप्शन है 1970, बी ऑप्शन है 1980, सी ऑप्शन है 1990 और डी ऑप्शन है 2000। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण की बात कर रहा है, तो प्रथम चरण भाई 1970, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत आपको बताना है, जो कि अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले। देखिए ऊपर जो निकल गया, पिछला यही क्वेश्चन था। भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत 6.70, बी है 4.50, सी है 3.40 और डी नंबर पे है 5.50। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 6.70 भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत हो जाएगा 6.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको भी समझते हैं। भैंस के दूध में प्रोटीन का प्रतिशत, अब देखो प्रोटीन की, अभी कर रहा था वो वसा की बात, अब कर रहा है प्रोटीन की बात, तो दोनों में अंतर है कहीं ना कहीं, ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है 3.90%, बी ऑप्शन है 3.37%, सी ऑप्शन है 3.50% और डी ऑप्शन है 4.10%। तो कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो प्रोटीन की पूछ रहा है तो 3.9% हो जाएगा, 9 का मतलब 90 समझ लो आप, 3.90%। अगला क्वेश्चन है देसी मक्खन में वसा का प्रतिशत। देखो बेटा आप देसी मक्खन में वसा का प्रतिशत पूछ रहा है। ए ऑप्शन है 50% होता है, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 70% और डी ऑप्शन है 76%। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, घी में ट्राइग्लिसराइड का प्रतिशत होता है। घी में ट्राइग्लिसराइड का जो प्रतिशत है वो कितना होता है। ए ऑप्शन है 90%, बी ऑप्शन है 95%, सी ऑप्शन है 97% और डी ऑप्शन है 99%। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। घी में ट्राइग्लिसराइड का प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पे, तो 99% हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दही में दुग्ध वसा का प्रतिशत होता है। तो दही में भाई दुग्ध वसा का प्रतिशत क्या होगा। ए ऑप्शन है 7%, बी ऑप्शन है 9%, टी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 15.5%। 11.5% था ये। दही में दुग्ध वसा का प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर देना आप सभी, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है 7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 वाले का मैं आपको आंसर नहीं दूंगा। 14 वाला जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक स्टूडेंट इसका आंसर देगा कमेंट में, इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। और हम 15 वाले का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक, 15 वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14 का आप कमेंट करके बताइए, हम कमेंट में ही इसका आंसर दे देंगे आपके सबके कमेंट देख के। हम ये नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है वो कितनी की है, आप क्या बताओगे इसका, ठीक है।
तो 14वें क्वेश्चन का आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देना है और 15वें क्वेश्चन का हम आपको बता दे रहे हैं ताजे दूध की जो अम्लता प्रतिशत है वो कितनी है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 0.11 से 0.14%, सॉरी प्रतिशत नहीं है, और सी ऑप्शन है 0.18 से 0.20% और डी ऑप्शन है 0.25 से 0.3%। में नहीं है, ये ध्यान रखना है। 15 का जल्दी से बताइए। तो ताजे दूध की अम्लता का जो प्रतिशत है 0.11 से 0.14, ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी बेटा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।